बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आपने अभी तक ख़बरें नहीं देखी होंगी, अगर आपने देखी हैं तो आपका मूड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता दूंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सुबह सुबह अपना मूड कैसा करना चाहते हैं। और आज सुबह मेरा मूड अच्छा था थोड़ी देर पहले तक, जब तक मेरे कान में आवाज़ नहीं आई थी। उसके बाद मेरे मूड मतलब कान में आवाज़, मतलब हमारे पास एक टॉक बैक होता है जिसमें आवाज़ आती है हमें, उसमें आपको आवाज़ का खुशगवार होना और अच्छी बात करना, अच्छी बात बताना बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम्स हमें वो अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, स्क्रीन कैमरा सब ऑन होते हमारा मूड ठीक भी हो जाता है। अच्छा जी, आपको पता है मुल्क के अंदर जुडिशरी के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कल भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, इस पर हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जी इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसकी तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत हुई, जिसके 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस का कहना है कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच दोबारा से तश्कील दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते में जी आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक है। आईनी अदालत के क़याम को लेकर बिलावल भुट्टो पर भी बिलावल भुट्टो इस हवाले से बड़े पुरअज़्म हैं। और आज उन्होंने कोयटा में पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम बलोचिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए कल उन्होंने कहा कि हम ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। दूसरी तरफ जी मौलाना साहब को लेकर, मौलाना साहब भी आईनी तरमीम को लेकर कह लें कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, इनके पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करेंगे। क्या कन्फ्यूजन है? क्योंकि ये कन्फ्यूजन कोई मामूली नहीं है, ये आइन में तरमीम का मामला है, जिसमें हमने पहले कुछ दिन देखा कि जिस तरह से हुकूमत ने बहुत जल्दबाजी के अंदर चीज़ें लाने की कोशिश की, जिस पर मौलाना साहब ने बड़ा वाज़ेह स्टांस इख्तियार किया, लेकिन उसके बाद अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आने का मकसद, इसके पीछे जो भी मामलात हैं वो क्या हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो टोरंटो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पे रात हो रही है। तो हम डॉक्टर साहब का डबल शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती क्योंकि आपके तो वहाँ पे रात का टाइम है, बट स्टिल आई एम रियली थैंकफुल कि आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में के जो बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच में बैठने से माजरत की है, इस पर आप क्या कहेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे वरना दोबारा बेंच तश्कील दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए अरमिला, बात यह है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर एक तकसीम नज़र आ रही है अदलिया के अंदर, और बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो अदलिया के अंदर भी तकसीम है, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट के अंदर तकसीम है, हर जगह पे कौम को बड़ी हिजानी और परेशानी की सूरत हाल का सामना होता है जब वो इस तरह की तकसीम देखते हैं। बुनियादी तौर पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जिससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जो इन सब का एक ख़ास मौक़िफ़ है, और वो ये है कि कोई भी जो फैसले हैं वो कानूनी और आईनी तौर पर तो हों, उसके साथ साथ जल्दबाजी में ना हो। और इसी हवाले से अगर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जी अगर 4 रुकनी बेंच कोई फैसला करता है तो वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा अगर 5 रुकनी बेंच के अंदर 4 रुकनी का फैसला बना दिया जाता है, और ये इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। मेरा ख्याल ये है कि एक जानिब हुकूमत ने आईनी अदालत और आईनी तरमीम को जो है वो अपनी अना का मसला भी बना लिया है और अपनी बका का मसला भी, कि उसको ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की बका इसमें है कि वो आईनी तरमीम करवा ले। ये आईनी अदालत से ज़्यादा जो इनका एम्फेसाइज है वो है 63A की जो तशरीह के हवाले से है कि जनाब जो अरकान हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकें, ताकि ये कि किसी भी हालत में हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी बनाकर रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से और बहुत सारी कवानीन के हवाले से कानून साजी कर सके। बात ये कि इसका शायद
ज़ाहिरी तौर पर इमीडिएटली तो इसका फ़ायदा हुकूमत उठा ले, लेकिन मैं बार-बार ये समझाना चाहता हूँ और समझता हूँ कि ये वो हाथों की बाँधी हुई गिरें हैं जो इनको यस। दाँतों से खोलनी पड़ेंगी। आज ऐसी कानून साज़ी जो इनको ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा देगी कि जी ये अरकान अपनी वफ़ादारियाँ बदल सकते हैं और किसी के हक़ में भी वोट दे सकते हैं। कल को इसकी कीमत खुद हुकूमत को चुकानी पड़ेगी, खुद जमहूरियत को चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान में ये मिसाल हमेशा से रही कि जो भी हुकूमत पावर में आई, उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए उसने जो कुछ भी बन पाया, कानूनी, गैर कानूनी, जल्दबाजी में, धक्के से, धमकी से, धौंस से, वो उसने करवाया। उसका नतीजा क्या हुआ वो हमने सब देखा, चाहे वो पिछली पीटीआई की हुकूमत हो जिसमें जबरदस्ती कई तरामीम या कई बिल्स पास करवाए या जाते रहे, या उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और तरामीम ज़रूर करे, लेकिन इस तरह की जल्दबाजी में ना करे कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मुसवदा पढ़ने के लिए महीनों चाहिए। तो आप कैसे चाहते हैं कि तमाम अरकान आंखें बंद करके इसके ऊपर हमायत कर दें? वक्त इस बात की अहमियत पर जोर देता है कि इसके ऊपर खुलकर बहस हो, बहस के बाद इसके ऊपर राय जो है वो तरामीम दोबारा से देखी जाए, फिर राय शुमारी हो, फिर सेनेट में जाए, फिर सेनेट के बाद इसको जनाब दोबारा से काबीना में जाए, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको प्रेसिडेंट को भेजते हैं। यानी ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन चूंकि उनको वो 25-26 अक्टूबर की डेडलाइन नजर आ रही है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि खास शख्सियत को शायद एक्सटेंशन मिल जाए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या बहुत सारे मामलात के हवाले से, तो इस तरह की एक शख्सियत या एक आर्जी फायदे के लिए अगर इस तरह की कानून साजी की जा रही है और हुकूमत हर हालत में फैसला कर चुकी है, तो हमने तो माजी में भी देखा है कि हुकूमतें वक्ती तौर पर तो अपना वो इक़दाम कर पाती हैं, लेकिन उसका बाद में बहुत नुकसान होता है। ये सबको सोचना होगा। और ये मैं आज चीजें बैकफायर तो करती हैं। डॉक्टर साहब आपने अभी खुद भी बात की कि कोई भी चाहे ये हुकूमत है या इससे पहले की हुकूमतें हैं, जब भी जल्दबाजी के अंदर, पैनिक के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें या बिल पास किया गया है, कोई तरमीम का मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले वक्त के अंदर उसी हुकूमत का उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। और ये कोई नई बात नहीं है। तो आपके मुताबिक कि आपको अगर कोई इक़दामात करने हैं तो बहुत सोच समझ के करने हैं कि कल को आप पे भी कोई ना कोई ऐसा टफ टाइम अगर खुदा न खास्ता आता है तो आप उसको करेंगे। अच्छा, आपने मौलाना साहब के हवाले से बात की है, लेकिन उससे पहले मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करना चाहूँगी। इस मामले को लेकर हमने देखा था कि पहले वो कुछ रिलक्टेंट पीपल्स पार्टी नज़र आई थी जब तरमीम का मामला स्टार्ट हुआ था, जिस पे बात हुई और इस पे बिलावल ने एतराज़ किया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी खासे मुतहरिक हैं। और जिस तरह मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा है कि जी हम अदालतों का क़याम चाहते हैं, लेकिन उसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी भी चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और बिलावल बड़ी मैच्योर सियासत कर रहे हैं, लेकिन इस तरमीम के हवाले से आईनी अदालत के हवाले तक तो मेरा ख्याल है तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर इस पे एग्री हो सकती हैं, लेकिन उस आईनी अदालत के कवर के अंदर, उस आईनी अदालत के पीछे छुपी हुई जो एक्सटेंशन या छुपी हुई जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से तरमीम है, वो ना तो बिलावल डिस्कस करना चाह रहे हैं अवामी तौर पर, ना ही हुकूमत कर रही है। सो एक्चुअली एक तीर से 2-3 शिकार करने की कोशिश हो रही है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो आईनी अदालत की हद तक तो कायल हो गई है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बिलावल भी मौजूदा हुकूमत के दबाव में आ गए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अगर आईनी अदालत के क़याम के दौरान इनको कुछ और कीमत देनी पड़ती है तो शायद पीपल्स पार्टी अब देने को तैयार हो गई है। लेकिन अगेन, क्या आईनी अदालत का क़याम इतना आसान काम है? क्या आईनी अदालत के क़याम से पाकिस्तान के अवाम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और जो दहशत गर्दी का अफरियत है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मतलब मुझे सिर्फ ये होता है कि हुकूमत ने अपनी तरजीहात सब ख़त्म कर दी और सिर्फ एक चीज़ पर अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं या तवानाई
खर्च कर रहे हैं, और वो है जी कि हर हालत में ये तरमीम पास कराई जाएं, जिसके बाद इनका अदलिया पर पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर ऐसा कंट्रोल हो जाए जो अदलिया की मजीद बेतौकीरी का बायस बनेगा। इस तरह की कानून साजी के नतीजे में आप अदलिया को कमजोर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कमजोर होगा तो मैं ये समझता हूं कि अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद और सुप्रीम कोर्ट के पास अपने फैसलों पर अमल कराने की ताकत सब खत्म होता जाएगा। ये सबको सोचना होगा। अगेन टेम्पररी तो हुकूमत और मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसी मजबूती बड़ी आर्जी होती है। मजबूती आर्जी होती है, बात वही पे है। अच्छा मौलाना साहब, अब आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की तो बात की है, पीपल्स पार्टी की सियासत को लेकर आपने कहा कि मेच्योर है, लेकिन इस तरमीम के हवाले से जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन से जोड़ा जा रहा है और कहा भी जा रहा है, जिसपे हुकूमत ने कहा है जी, उन्होंने ये स्टांस अपनाया कि नहीं इसको इस मामले को उससे जोड़ा जा रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने पहले बड़ा एक क्लियर वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि जी इसमें हम साथ नहीं देंगे। पहले मुलाकातें हुई, जितने भी मुज़ाकरात हुए, बातें हुई, लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा ये जाली पार्लियामेंट है, इसके पास आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत के क़याम के हवाले से हमायत भी करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन मौलाना साहब भी क्यों खुद शिकार हैं, या अभी ये सियासत का कोई अंदाज है, क्या मामला है ये? देखिए, मैं समझता हूं कि मौलाना साहब ने अपनी अहमियत और अपनी सियासत की जो कारीगरी है वो पूरे पाकिस्तान में मनवा ली है। अब मौलाना साहब इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं, ना कोई इनके खिलाफ बोलना चाह रहा है, ना बोलने का रिस्क ले रहा है, कि हर एक को लग रहा है कि शायद मौलाना साहब हमारी तरफ आ जाएंगे। यानी पीटीआई समझ रही है कि मौलाना साहब कुछ भी हो जाए आखिरकार तरमीम को होने से रोक लेंगे और तरमीम की हमायत नहीं करेंगे। वहीं पीपल्स पार्टी और PMLN यानी हुकूमत ये समझ रही है कि कुछ भी हो जाए वो मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और वहीं पर मौलाना साहब के करीबी हल्के ये कह रहे हैं कि चूंकि मौलाना साहब को ये ख्याल है कि उनके साथ पिछली जो PDM की हुकूमत थी उसके अंदर उनके साथ धोखा किया गया और उनसे कुछ वादे नहीं पूरे किए गए, बशमूल सदर पाकिस्तान बनाने का वादा, तो उस हवाले से मौलाना साहब अब एतमाद नहीं कर रहे हुकूमत के वादों पर, बल्कि मौलाना साहब कुछ गारंटियां चाहते हैं, कुछ जमानतें और जामन चाहते हैं। तो इस हवाले से मौलाना साहब का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखना होगा कि वो आखिर का फैसला क्या करते हैं। क्या, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं, कि क्या वो हुकूमत की पायदारी की खातिर जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर करते हैं, या जमहूरियत को मजबूत करने की खातिर पार्लियामेंट को ताकत पहुंचाने के लिए अदलिया को कमजोर होने से बचाते हैं किसी भी किस्म के इकदाम से। ज़ाहिरी तौर पर तमाम नजरें बिल्कुल मौलाना साहब पर हैं, और मैं अपने तज्जिए से आपको बताता चलूं अर्मिला कि मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब अभी तक कोई फाइनल जहन बना पाए हैं। मौलाना साहब खुद तेल देखो और तेल की धार देखो। मौलाना साहब खुद चीज़ों को बड़े कंट्रोल और बड़े करीब से देख रहे हैं, और आखिरी वक्त में वो फैसला करेंगे। वो जो कहते हैं ना कि अभी वो जो ट्विस्ट स्टोरी में बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। ये जो आपने अभी बात की ना, पिक्चर अभी बाकी है, यू राइट। लेकिन अच्छा, अब ये जो मामला है, जाहिर है डॉक्टर साहब, ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया इस मुल्क के अंदर कभी कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि ये वो दोनों सुप्रीम इदारे हैं जिस पे आप रिलाई करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट है या वो अदलिया है। अब ये जिस तरह से हम क्लैश भी देख रहे हैं, और विद इन द जुडिशरी हमने जो मामला तभी, जिसको आपने पहले सवाल में एड्रेस भी किया, ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि इस तरह से इख्तलाफ होना, फैसलों से इख्तलाफ होना ठीक है एक तरफ, लेकिन शख्सियात से इख्तलाफ होना ये एक दूसरा पहलू भी है इस चीज़ का, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस मुल्क की सूरत हाल के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि ये पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया, और अदलिया के अंदर भी जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, ये मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह हैं? बिल्कुल अर्मिला, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि किसी भी मुल्क में दुनिया में इस तरह नहीं होता कि अदलिया के जजिस के इख्तिलाफात इस तरह मीडिया पर नजर आए। देखें, हर शख्सियत की एक अपनी ज़ाती वाबस्तगी, पसंदीदगी, नापसंदीदगी होती है। जजिस भी इंसान होते हैं, हमें ये समझना होगा, सहाफ़ी भी इंसान होते हैं, लेकिन किसी भी हालत में जजिस के फैसले या जजिस का जो कंडक्ट होता है वो उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार नहीं करता, ना उनके फैसलों
फैसलों पर हावी या असरअंदाज होना चाहिए। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बिल्कुल गौर से देखें तो इसकी ज़िम्मेदारी खुद अदलिया के तमाम जजेस पर आती है, बशमूल चीफ जस्टिस साहब के। सबको मैं समझता हूँ कि अपना-अपना जो पसंदीदगी या नापसंदीदगी या अपना जो इख्तियार है, उसके अंदर पब्लिक इज़हार करना या उसका इस अंदाज़ में वाबस्तगी का दिखाना खुद अदलिया के लिए ख़तरनाक है। और उसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो पार्लियामेंट उठा रहा है, उसी चीज़ का फ़ायदा हुकूमत उठा रही है। बदकिस्मती ये है कि हमने देखा कि माज़ी में भी जजेस में इख्तिलाफ़ात हुए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो ग्रुपिंग की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और इसके लिए बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो खुद तमाम मुल्क के जजेस की आती है, हमारी वकला की, बार काउंसिल्स की और सुप्रीम कोर्ट बार और तमाम जो वकला बरादरी है उसकी आती है कि वो मेक श्योर करे कि जी जजेस के फैसले बोले, जजेस का पॉलिटिकल कंडक्ट ना बोले। ठीक हो गया। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ की मैं ज़रूर बात करूंगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अदालतों के हवाले से और ओवरऑल आईनी तरमीम के हवाले से बात की, लेकिन तहरीक इंसाफ की मैं स्पेसिफिकली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मौजूदा सिनेरियो के अंदर जहाँ वो अपने जलसों को एहतजाज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे जब उनको जलसों के हवाले से पहले उन्होंने ऐलान किया, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी उनके मुताबिक कि जी हमें जो इंतज़ामिया है वो फैसिलिटेट नहीं करी। अब रावलपिंडी, मुल्तान, मियाँ वाली जगह जगह उन्होंने एहतजाज के हवाले से कहा है। क्या समझते हैं जी, तहरीक इंसाफ की सियासत ये जो जलसों से एहतजाज की जानिब जा रही है, इसका कोई आउटपुट है? देखिए अर्मिला, तहरीक इंसाफ ने 2011 से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा जो अवामी ताकत पर इन्हिसार किया है या अवामी हमायत पर इन्हिसार किया है वो इन्हीं जलसों और एहतजाज की बुनियाद पर है। बात यह है कि जलसा जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। किसी भी सियासी जमात, खुसूसन वो जब अपोजिशन में हो, ये बात याद रखिए कि अपोजिशन के पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार होता है कि वो अवामी राय का इजहार के लिए जलसे करके हुकूमत को दबाव में लाए। लेकिन एहतजाज के दौरान अगर हुकूमत किसी भी तरह की ताकत का बेजा इस्तेमाल करती है तो उसका पब्लिक रिएक्शन होता है, अवामी रद्द अमल आता है। हुकूमत पे लाजिम होता है कि किसी भी तरह का एहतजाज रोकने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल ना करे। कि बार बार कहता हूं कि हुकूमत को खुद जब उसकी हुकूमत ख़त्म होगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद जो मामलात हैं उनको इतना ख़राब ना करें कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। तहरीक इंसाफ बहरहाल ये उम्मीद रखती है कि जी किसी भी तरह वो इतनी अवामी पावर शो करेगी कि हुकूमत शायद दबाव में रहेगी। तो अभी तक तो तहरीक इंसाफ को इस स्ट्रेटजी में कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही, चाहे वो खान साहब की रिहाई के हवाले से हो, चाहे वो जमात को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के हवाले से हो, चाहे वो इस आइनी तरमीम को रोकने के हवाले से हो। ज़ाहिरी तौर पर तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन वहीं पर अर्मिला तहरीक इंसाफ के पास अवाम के पास जाने के अलावा कोई और मैंडेट या कोई और चारा भी नहीं है और वो इस आखिरी ऑप्शन को यूज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ी दानिशमंदी और होशमंदी से काम लेना होगा। किसी भी एहतजाज पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कोई भी बड़ा मैं समझता हूँ कि सानहा रूनुमा कर सकता है। हुकूमत को इस पे बहुत एहतियात करनी होगी। यू आर सो राइट कि इस पे हुकूमत को एहतियात करनी पड़ेगी और तहरीक इंसाफ के पास अवाम के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आज दुनिया भर में बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि जी शहरियों के अंदर या बुजुर्ग शहरियों के मुतल्लिक और उनके हकूक़ के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जाए और जो हमारी नई जनरेशन है उसको जो कह लें रिटायर्ड, उम्र रसीदा या बुजुर्ग अफराद की ज़िंदगी के
जो आखिरी अयाम होते हैं उसमें दरपेश चैलेंजेस होते हैं, ज़ाहिर उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल उनको उस वक्त सपोर्ट चाहिए होती है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, इसके हवाले से अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है। और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी आप घर में अगर कोई बुज़ुर्ग होता है तो मुझे लगता है कि आपकी जो एक इतनी बड़ी मॉरल सपोर्ट भी होती है, एक वैसे भी आपका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है किसी बुज़ुर्ग का घर में होना। लेकिन विद टाइम जो कि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट के अंदर मौजूद था कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक एज, पाकिस्तान के अंदर भी है, बट ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा भी है और बहुत सारे बच्चे जो हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर लोग प्रेफर नहीं करते और फिर एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स जो हैं वो ओल्ड एज होम का रुख करते हैं। ये कितनी एक अजीबो गरीब सी चीज़ है कि वालिदैन जैसी नेमत या बुज़ुर्ग अफराद की नेमत को कहीं ना कहीं ऐसे किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नताशा हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं जो इस वक्त एक ओल्ड एज होम में है। हम ज़रा नताशा से जान लेते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ जो लोग बैठे हैं। ज़ाहिर है इस एज के अंदर आपके मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस होते हैं। नताशा, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अरबला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताशा, आप इस वक्त कौन से ओल्ड एज होम में हैं, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं। और यहाँ पे आप जिन अफराद के साथ मौजूद हैं, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ी सी हमारी बात भी करवाएं बेशक इनसे। अरबला, मैं अभी खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि लाहौर में और पाकिस्तान में अब ओल्ड एज होम्स का बहुत ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चों में एग्रेशंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। वो अपने बुज़ुर्गों को अपने घर में रखने पर आमादा नहीं होते हैं। क्यों? मेरे ख़्याल से तो बुज़ुर्ग जो हज़रात होते हैं वो हमारा एक कीमती असासा समझा जाते हैं। अभी भी मैं जैसे ही आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे सोच के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरे पास अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं इस जगह पे खड़े होके। आप अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को उस जगह पर छोड़ जाते हैं जहां पर आप मौजूद नहीं होते हैं देखभाल के लिए। हालांकि देखा जाता है कि आपके वालिदैन ने बचपन से लेकर आपकी जवानी तक आपको संभाला होता है और फिर एट द एंड जब आपके वालिदैन को जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप उनको ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं या आप उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं और कहा जाता है कि जहाँ मर्ज़ी रहें आप। तो ये मेरे ख़्याल से हमारे माशरे में एक अजीबो गरीब सी कैफियत होती जा रही है। बुज़ुर्ग हज़रात, अगर मैं एक मिसाल दूं कि तपती धूप में घना साया होते हैं। हमारे घरों में अगर बुज़ुर्ग हज़रात हों तो एक बरकत भी होती है, दुआएं सबसे पहले साथ होती हैं। तो इस ओल्ड एज होम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हज़रात हैं बल्कि बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं। एक पूरा पोर्शन बुज़ुर्गों के लिए, मर्द बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है और दूसरा जो पोर्शन है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है। कुछ बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्या इनकी स्टोरी है, क्या कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे आए यहाँ पर? तो 1 महीना हो गया तकरीबन। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, 2 बेटे एक बेटा है। जवान है? जी हमारे शादीशुदा है। माशाल्लाह से। तो यहाँ आने का क्यों? घर में मौजूद है। उन्होंने किसी तंग मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, कोई किसी से तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस लेकिन कोई वजह पीछे होती है ज़रूर? सारी वजह नहीं बताई जा सकती कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन क्या सारी वजह बताई। अपनी मर्ज़ी से आया, आप भी मर्ज़ी से जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं कि इंसान परेशान होता है, वो नहीं किसी से शेयर करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप ये बताएं आप कितनी देर से यहाँ पे हैं, कैसे यहाँ पर आ गई? मैं तकरीबन 6 माह से इधर हूँ। खुर्शीद ओल्ड एज होम हारून साहब के ज़ेर तमाम हम रह रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा ख्याल कर रहे हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जो कि घरों में कमी महसूस हुई थी। प्लीज़ क्या कमी महसूस हुई, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। असलम आप समझे कि यहाँ हमें बढ़ के प्यार मोहब्बत मिल रहा है, एहसास मिल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नेगलिजेंसी होती हैं जो कुछ घरों में होती है, वो कुछ सब कुछ बता नहीं सकते। तो इस वास्ते हम लोग इधर आए हैं तो हमें बहुत अच्छा माहौल मिला है, रहाइश मिली है, खाना पीना मिला है, बताइएगा मोहब्बत मिली है। प्यार मोहब्बत में आपकी बेटी भी मिली है और सब कुछ मिला है, तो वी आर मोर हैप्पी है।
than other things. आप ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके, शादीशुदा थी? ऑफ कोर्स मैं शादीशुदा थी, मेरा एक बेटा है और सब कुछ है, बस बट आई कांट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई जा सकती हैं. कुछ और बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं. ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. ओके, आप बताइएगा कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे आए, अपनी थोड़ी सी कहानी हमारे साथ शेयर करें. मैं 1 महीने से यहाँ रहता हूँ उस चीज़ ओल्ड एज होम में. मैं खाना भी अच्छा मिलता है, हमारी देखभाल भी अच्छी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं. और अरुण साहब हैं, जासूस साहब हैं. अच्छा चाचा जी, ये बताइएगा कि कितनी देर से आप यहाँ पर, आपने बताया कि 1 महीने से यहाँ पर मौजूद हैं. क्या ऐसी वजूहात हो गई कि आप ओल्ड एज होम में आने पर मजबूर हो गए? बात तो असल बात ये होती है कि मियाँ बीवी की आपस में इत्तेफाक नहीं होता, तो रात को वो ख़राब करती है तो रात आदमी के ख़िलाफ़ हो जाती है. इस शाम फिर बहुत ज़िंदगी गलत बस रही है. हाँ, क्या बच्चों ने आने पर मजबूर किया या फिर आपकी बीवी ने कहा? उन्होंने भी मजबूर किया, बीवी ने मजबूर किया. हाँ जी. कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं. किसी एक ने भी नहीं आपको रखना? नहीं. कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, शादीशुदा हैं? 4 बेटे 1 बेटी है. एक बेटा है, 1 बेटी है. एक बेटी है, तो 4 बेटे हैं. किसी एक ने भी नहीं कहा कि बाबा आप ना जाएं? बच्चे कुछ 100 मसले होते हैं, तो बस इसको चुप ही रहने दें. बिल्कुल जी, ऐसी मजबूरियाँ हैं कि आप उनको चुप ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है. और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ी सी कि वो क्या कहते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताइएगा कब से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्टोरी है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐ अल्लाह पाक, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सबकी तरफ से, कि आप यहाँ आई और हम लोगों की आवाज़ बनी. दूसरी बात ये कि ये खुर्शीद ओल्ड एज होम के जनाब चेयरमैन हारून साहब, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें घर जैसा माहौल दिया और दिनों रात हम लोग. ये बताइएगा, ओल्ड एज होम का माहौल बहुत अच्छा है. थोड़ी सी हमें अपनी स्टोरी बताइएगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए? यहाँ पर मुझे तकरीबन 4-5 में हम वहाँ हो गए हैं. मेरी वालदा बीमार थी अरसा 30 साल से. आज से तकरीबन 8 साल पहले वो बेड पेशेंट हो गई, यानी बेड के ऊपर से वो उठ नहीं सकती थी. तो मैं उनकी देखभाल में लगा रहा. सिर्फ मैं और मेरी वालदा थी, बाकी बहन भाइयों की सबकी शादियां हो गई थी. तो 3 मई को मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया और मेरी वालदा के इंतकाल के 2 घंटे के बाद मेरे छोटे भाई ने मुझे ये कह के घर से निकाल दिया कि ये घर मेरा है और आपका इसमें कुछ नहीं है, आप निकल जाएं. लिहाजा मैं कहाँ जाता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी. और अल्लाह ताला ने एक ऐसा रास्ता बनाया. मेरे अपनों ने मेरे से छत छीन ली, लेकिन मुझे हारून जैसे लोगों ने सहारा दिया. अल्लाह आपको और हिम्मत दे. और ऐसे भी लोग मौजूद हैं, मतलब इतना भी क्या बेरहम होना कि जब माँ चली गई और फिर आपने अपने ही छोटे भाई को घर से निकाल दिया. ये बताइएगा, बच्चे नहीं हैं, शादीशुदा हैं, क्या कहेंगे? मेरी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी कि मेरी वालदा को देखने वाला कोई नहीं था. हमारे यही छोटे भाई साहब ने हमें दिलासा देते रहे कि आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं. तो मेरी माँ के पास कोई नहीं था सिवाय मेरे. और मुझे अफसोस ये है कि मेरी माँ के पास 8 साल वो बेड के ऊपर रही, एक रात आके कोई बेटी या कोई बेटा नहीं रहा. बहनों ने कभी नहीं कहा कि आप ओल्ड एज होम में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं? बेटा, बात यह है कि हमारा माशरा कुछ इस किस्म का है कि जब बच्चियों की शादियां कर देते हैं ना, तो फिर हम लोग वहाँ पर उनसे किसी किस्म की मदद की हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि वो हमारी मदद करना भी चाहें ना, तो हमारे जो बहनोई हैं या दामाद होते हैं,
वो उनके लिए मसाइल खड़े करते हैं। कभी अपना बचपन याद आया हो जो बहन भाइयों के साथ इकट्ठा गुजारा हो, और फिर जब जवानी में आपको उनका सहारे की ज़रूरत हुई तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया? बहुत कुछ याद आता है, अब यादों के सिवा हमारे पास है ही क्या। फिर भी हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको हदायत दे। और ये अल्लाह का निज़ाम है, आज आप जो बोएंगे कल वही काटना है आपने। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारे जितने यहाँ पर लोग हैं, अल्लाह पाक इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और उन लोगों के भी हम शुक्रगुजार हैं जो इस इदारे पर अपना शफ़क़त का हाथ रखते हैं और हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। मेरे पास तो खैर अल्फाज अरमला ख़त्म हो गए हैं, मेरी ठीक है। आंखों में आंसू आ गए हैं। यहाँ पर हर किसी की अपनी ही एक दास्तान है। यहाँ मेरे लिए जब मैं यहाँ पर आ रही थी, आना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक दो दफ़ा पहले भी मेरा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन यहाँ पर आकर जो आई डोंट नो मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है। तमाम लोगों से मैं सिर्फ़ एक ही अपील करूँगी कि अपने वालिदैन को खुदा के वास्ते अपने घरों में रखें, उनकी खिदमत करें, उनको संभालें, क्योंकि आप जो आज बोएंगे ना कल को वही आप काटेंगे। सो तो राइट ये नताशा आप लोगों कि का आप एक जो असासा आज भी है, आप बोएंगे लोगों की कल आप वही दुआएं- काटेंगे। और ये चीज़ अगर हम इस सोसाइटी में समझ लें, और वही आप जो भी बात कर भी रही थी, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और उदास भी हूँ कि कैसे लोग हैं। मतलब माँ बाप को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने घरों से निकाल दें, उन्हें कहें कि आप ओल्ड एज होम में रहें जहाँ पे यू नेवर नो कि क्या हालात हैं। शायद ये ओल्ड एज होम उनको अच्छा रख रहा है, कल को उनको कोई शायद ओल्ड एज होम ऐसा ना रखे जैसे आप उनको अपने घर में रख सकते हैं। ख़ुद खिदमत नहीं कर सकते, कोई मुलाजिम रख लें, मुलाजिम नहीं रख सकते तो कुछ मतलब वालिदैन हैं। आई कांट इवन इमेजिन कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी ये कहूँ कि आप ख़ुद चले जाएं, मतलब आपने ये काम करना है, बूढ़े हो गए हैं, आप ख़ुद कर लें। तो आप कैसे उनको घरों से निकाल देते हैं। आपको जवान किया, आपको पढ़ाया लिखाया, मतलब पूरी पूरी रात जागना। आप अगर एक छोटे से बच्चे को देखें, उसके पेरेंट्स कितना मुश्किल टाइम गुजारते हैं उसकी पैदाइश के बाद। इवन जो प्रोसेस होता है उसमें तो है ही है जो माँ भुगतती है, लेकिन उसके बाद रातों को जागना है, बीमारी है, खुशी है, गमी है, हर हाल में उसने अपने बच्चे को देखना है। और आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसी माँ को घर से निकाल दें। ये एज अ सोसाइटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया भी है, एक मैसेज भी है कि ऐसे लोग, ऐसे वालिदैन, आप उनके जितना मर्जी अच्छे हाल में आप उनके चेहरे देख लें, क्या वो कभी इस ओल्ड एज होम में उस सेटिस्फैक्शन के साथ रह सकते हैं जहाँ पे उनकी औलाद, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी फैमिली ना हो। ये सेटिस्फैक्शन आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिल सकती। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, जो आपको घर का एक माहौल चाहिए होता है, चाहे जितने मर्जी अच्छे लोग हैं। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। नताशा ने हमें ओल्ड एज होम से बताया। जी आज बुज़ुर्ग अफराद का आलमी दिन है, कुछ नहीं तो अपने टाइम नहीं दे सकते, ख्याल रख लें, ख्याल नहीं रख सकते तो टाइम दे दें, कुछ तो कर लें अपने माँ बाप के लिए। हम तो एक ज़र्रा भी नहीं चुका सकते। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब बात करेंगे शहर कायद की, जहां बीमारियों की यलगार है। इस हवाले से मुजम्मिल फिरोजी बता रहे हैं। कायद में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए जिना हॉस्पिटल की, सिविल हॉस्पिटल की, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, और इस वक्त हम मौजूद हैं NICH में, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो गैस्ट्रो और डायरिया के अमराज में मुब्तला हैं, उनको लाया जा रहा है यहाँ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं NICH हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद जो है गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार हो रही है। डॉक्टर्स का यही कहना था कि इस वक्त जो है आलूदा पानी जो है वो एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है गैस्ट्रो और डायरिया की केसेस में। इसी तरह जब अगर बात की जाए दूसरे अमराज की, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। जिना हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 500 से 600 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इन तमाम अमराज के। इसी हवाले से जब NICH हुक्काम से हमारी बात हुई कि बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो गैस्ट्रो डायरिया में मुब्तला हो रही है, तो उनका भी कहना यही था कि जो आलूदा पानी है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। माहिर सेहत का कहना ये है कि उसमें शहरी जो है वो एहतियात बरतें,
पानी उबाल कर पिएं, बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें और अलामात ज़ाहिर होने पर डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। आजकल जो है वो सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोग जो है वो खुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो माहिरीन सेहत का कहना यही है कि खुद से दवाइयाँ ना लें, डॉक्टर से रजू करें, अस्पताल से रजू करें और ख़ुद से दवाइयाँ लेने से परहेज़ करें। जी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आप जो हम जिस टॉपिक के ऊपर और जिस सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अब तो खैर बहुत ज़्यादा कॉमन या लोगों इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या इरिगेशन सिस्टम, जिससे जो पौधों को पानी देने का तरीक़ाकार है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ काश्तकारों के हवाले से बात करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन हम लोगों को इसको इनकरेज करने के लिए और ईजी करने के लिए ये जो आज हम जिस सिस्टम या जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर हैं और इसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों से शख्सियात से हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल कादिर बिवाल साहब मौजूद हैं, सीईओ हैं, पायनियर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं इस पूरे इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बनाते हैं बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके साथ साथ जी मोहम्मद अली सईद साहब मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं और इस कंपनी के साथ इनका एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ये इन प्रोडक्ट्स की सर्विस के हवाले से और दीगर चीज़ों को भी अकोमोडेट कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, सबसे पहले तो अब्दुल कादिर साहब से आगाज़ करते हैं। सर, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से तारुफ करवाइएगा और जो इरिगेशन सिस्टम है ये है क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तकरीबन 35-40 साल पहले ये इजाद हुआ था। तो हम लोग पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते थे इलेक्ट्रॉनिक के, तो 24 साल से हम ये फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये यहाँ पर पाकिस्तान में। अभी बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस भी आ गई है। पहले किसी ज़माने में 4-5 साल 6 साल पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई में, पूरी खलीजी रियासत के अंदर। ठीक है। अच्छा, न्यूम सिटी के अंदर कर रहे हैं। ये न्यूम सिटी जो सऊदी अरब में, फिर कतर में, मस्कत में, अच्छा यूरोप के अंदर, तो ये है। और पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आ रही है। और अभी हम आए हुए थे ऑलिव फेस्टिवल में, तारिक तनवीर साहब ने बुलाया था तो यहाँ स्टॉल लगाया था। तो ये तकरीबन जो है ना, ये पानी की बहुत ज़्यादा बचत है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। 70% लेस देन। और पाकिस्तान वैसे ही ज़रूरी मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जैतून ऑलिव इसी पे कास्ट हो रहा है। ठीक है। ग्रेप इसी पे कास्ट हो रहा है। ये हमारी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा जा रही है। फिर इसके बाद जो अपने जो फ्रूट्स और सारे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी ये जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान है, इनमें भी हमें ऑन बोर्ड लिया है। और पिछले 24 साल से ये मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, चूँकि हमारे साथ मोहम्मद अली सईद साहब भी मौजूद हैं, सिंस यू आर एग्रीकल्चर इंजीनियर, हम बात भी करें, ये थोड़े से सिस्टम को समझाएं हमारे देखने वालों के लिए। जो प्रोडक्ट्स तो हैं और आप चूँकि आपकी कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ इसमें सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है, ये कैसे काम करता है सिस्टम पूरा? अस्सलाम वालेकुम। इसको समझें हम इस तरह से कि जो हमारा मुरवज्जा निज़ाम आपाशी है, जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, उसका ये नेमल बदल है। ओके। और इसके ज़रिए जो हैं वो मोर देन 70% वाटर जो है वो हम सेव करते हैं। ओह वाह। और ये हर किस्म की क्रॉप्स के लिए है। ये फ्रूट ऑर्चिड्स के लिए भी है और वेजिटेबल्स के लिए भी है, और उतने ही कारआमद है हमारा किचन गार्डनिंग के लिए। ओह वाह, ठीक है, ठीक है। और जो लोगों के घरों के अंदर गार्डन है, जैसे लैंडस्केपिंग करते हैं, वहाँ भी उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं क्रेडिट दूंगा कि 2008 के अंदर हमारी पाकिस्तान आर्मी ने इसको फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, और उसको करते हुए तब से जो है ये लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट हुई। और अब जो है वो ग्रीन इंसेंटिव प्रोग्राम के थ्रू भी ये इसको लेके चल रही है हमारी पाकिस्तान आर्मी। और इसको जो है वो अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है। मैं जो हूँ अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी काम करके आया हूँ, और
अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी हम लोग सारा ये इंस्टॉल कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। और पाकिस्तान के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को जो है ये अवेयरनेस आ गई है और हर किस्म का फार्मर थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो इसको अपनी फसलों के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, जाहिर है अब्दुल कादिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये वो सिस्टम है जो आपने कहा कि 4-5 साल हो गए हैं कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। हमारे यहाँ चूँकि ज़रूरी मुल्क भी है, लोगों के अंदर या काश्तकारों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक रवायती तरीका इख्तियार किए हुए हैं ओवर द टाइम, उनको इस नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना, फिर इस पर क्या क्वालिटी या जो जिस तादाद के अंदर, जिस मकदार के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होती, ये अप टू द मार्क है? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हम लोगों ने क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा ऑलरेडी 6-8 मुल्कों में जा रहा है माल, ठीक है, और हम लोग यहाँ से बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर प्राइस में इतना डिफरेंस है कि समझ लें कि 100 रुपीज़ की वहाँ पर बाहर से आती है तो ये 25 रुपीज़ की, इससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और 41 पार्ट्स हम बना रहे हैं ये सारे। ओके। और ये क्वालिटी में भी हम 1 साल की गारंटी दे रहे हैं इसके ऊपर, इसकी जो है ना ये सारे कंपोनेंट की, जो हमारे सारे कंपोनेंट है ना, और प्राइस भी लेस है। अच्छा, मैं क्रॉप की जो क्वालिटी उस पर भी बात करूं कि अगर एक किसान इसको बिलफर्ज इस्तेमाल कर रहा है इस सिस्टम को, इन प्रोडक्ट्स को, तो क्या क्रॉप की क्वालिटी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है? नहीं मैम, इसके ऊपर तो अभी दुनिया इसी पे ही आ रही है। जिस हिसाब से वाटर का जो रिसोर्सेज अभी कम हो रहे हैं, आने वाले मेरे ख्याल में ये अभी दुनिया में ये रिसर्च हो रही है कि 26 में वाटर लेवल और नीचे जाएगा। मतलब जो अपना जो ज़मीन के ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, और आने वाले मेरे ख्याल में 2030 में तो ये वाटर लेवल बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो ड्रिप पे ही ये काम होगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। और फ्लड इरिगेशन तकरीबन जो है ना दुनिया में, इसलिए कि आधा पानी तो ज़मीन पी जाती है, तो ये ड्रिप पे ही दुनिया अभी आ गई है तकरीबन। और आने वाले फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर ये मेरे ख्याल में इसी पे ही आना पड़ेगा हमको। ठीक हो गया। अच्छा सईद साहब, आप भी अभी चूँकि बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया इस पर शिफ्ट कर रही है और ये रिलायबल भी है, आपको कॉस्ट वाइज भी थोड़ा फ्रेंडली है, लेकिन इसके साथ साथ इस सिस्टम को इंस्टॉल करना, क्या ये हर जगह पे पॉसिबल है या स्पेसिफिकली कोई सर्टन सर्कमस्टांसेस हैं वहीं पे इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है? नहीं, इसको हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लोपी एरिया हो, अनइवन एरिया हो, और हर जगह कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्रॉप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है जो भी इसको लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कि थ्रू दिस हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम हम जो है फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र जो है वो इसी पाइप्स के ज़रिए जाता है, और जितनी ज़रूरत होती है ट्री को उतना फर्टिलाइज़र उसको वहीं मिल जाता है। और पानी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी पौधे को, किसी ट्री को जितनी रिक्वायरमेंट है LPH लीटर पर आवर के हिसाब से, वो उतना ही पानी उसको वहीं मिल जाता है उसकी कैनोपी के नीचे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फ्रूटिंग बढ़ जाती है। और फ्रूटिंग जो है, जैसे 5 साल का कोई ट्री है, वो ट्री फ्रूट देना शुरू करता है, तो थ्रू दिस सिस्टम जो है वो उससे पहले ही देना शुरू कर देता है। 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर वो फ्रूट स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हम उसको सारी उसकी जो रिक्वायर्ड जितने भी विटामिन और न्यूट्रिशन हमको वहीं उनको दे रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हम अगर किचन गार्डनिंग के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंस्टॉल किया जा सकता है इसमें? ये जी ड्रिपर हैं, ये वाले, ये रेड वाले, ये किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये दूसरे वाले हैं, और ये इंटरनेशनल म्यार के हैं बिल्कुल। ये जितनी हमारी प्रोडक्ट है ना, तकरीबन 41 प्रोडक्ट है। ड्रिप इरिगेशन का 70% हमने सारा प्रोडक्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर दी है ये आइटमों की। ओके। सिर्फ पाइप हमारे पास है, लेकिन पाइप हमने मतलब वो करना है, बाकी तो ये सारी इंस्टॉलेशन कंपोनेंट तकरीबन 41 तो हमने कर दिए हैं। किचन गार्डनिंग के लिए ड्रिपर लगते हैं, बड़े ड्रिपर लगते हैं, ये पाइप लगता है, ये जो बाकी जो कंपोनेंट हैं, ये फिटिंग्स हैं सारी। अच्छा, ये जो मल्टीपल उसके साथ पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये जो आगे ये बबलर एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी, इसकी बात करें? हाँ जी, इसकी बात करें। देखिए, किचन गार्डनिंग के अंदर ये हमारे पास वाल्व लगा हुआ है, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करके हम आपके पास जो भी कनेक्शन है वाटर का, कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास कंट्रोल में रहता है कि खोलना है, बंद करना है, वाल्व आ गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ हम लोग ये ड्रिपर लगा लेते हैं। अगर पौधा छोटा है किचन गार्डनिंग के लिए तो हम छोटा इस्तेमाल करेंगे, जो बड़ा है तो हम बड़ा ड्रिपर इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास होल्डिंग स्टैक्स हैं, जो इसको जो है
पाइप को जो है उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि लेफ्ट राइट ना जा सके कहीं। और एंड में जो है वो एक इसको जो पाइप को बंद करना होता है तो एंड में हमारे पास ये एंड कैप होता है, तो जहां हमारे पास वो ख़त्म हो जाता है पाइप, उसको हम रोल करके इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ। और बहुत सारे लोग तो अब किचन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो चुके हैं, घरों में जिनके पास स्पेस है वो नहीं भी है, छतों के ऊपर पीपल आर डूइंग दैट, और ये इतना अगर हेल्पफुल है तो व्हाई नॉट। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी, जाहिर है हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमें इन जदीद तरीक़ों के ऊपर शिफ्ट होना है और हम हुए भी है विद टाइम, लेकिन स्टिल हमारे काश्तकार को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कितना फ़ायदा हो सकता है ओवरऑल अगर हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करें तो? सबसे पहली बात तो ये है कि हम 75% वाटर सेव कर रहे हैं, और जो फार्मर्स हैं वो भी बेचारे परेशान हैं कि ज़्यादा हमारे जितना भी हो सके हमारा वाटर सेव हो ताकि वो टेल तक जो है दे सकें। अगर कोई फार्मर जो है वो उसके पास पानी जो है वो 5 एकड़ का है और थ्रू ड्रिप इरिगेशन आता है तो वो अप टू 15 एकड़ भी लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए हमारी कंपनी अलाइज ग्रुप ने जो है वो प्रमोशन स्टार्ट की हुई है। हम 20% फार्मर्स को सबको और डिस्काउंट दे रहे हैं, और स्पेशली स्कूल्स के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए और मदरसों के लिए जो हम जो हैं वो 80% सब्सिडी दे रहे हैं फॉर द इंस्टॉलेशन, ताकि इनकरेज किया जाए लोगों को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड काजी साहब, आप कुछ भी कहना चाहें हमारे देखने वालों को? ये जी हमारा ब्रांड है AQ का, ठीक है, AQ का ब्रांड है हमारा, ये रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें, और इसको प्रमोट करें आप जो है ना सारे फार्मर, इसलिए कि बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है ना जो बाहर से इंपोर्ट करती हैं बहुत एक्सपेंसिव देती हैं, इतनी एक्सपेंसिव देती है कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिफरेंस है यार। हाँ, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। अगर मतलब लोकल चीज़ बन रही है, लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल कर रहे हैं या लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, देन व्हाई नॉट। आप कुछ कहना चाहें इन द एंड सईद साहब? कांटेक्ट करें आपके चैनल के रेफरेंस से, मैं बोलूँगा कि ज़्यादा से लोग हमसे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा ताकि हम लोग जो हैं इसको इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और हम सब के लिए जो है फ्यूचर यही है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच जी। एक सेकंड में बोलूँ, ये जैसे बबलर है ना, अभी आम के जो बागात हैं इसमें बबलर ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, और जो बबलर के जो बहुत ज़्यादा इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के 4 किस्म के हमने बबलर भी बनाए हुए हैं। तो ये अभी आने वाले दिनों के अंदर अपने फ्रूट फार्मिंग के अंदर, आम पाकिस्तान का तो नेशनल फूड है, ज़ाहिर बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोइंग है, तो ये भी अभी आम पे जो है ना ये हो रही है, ठीक है। और बाकी हमारा ब्रांड है ये AQ का, और बाकी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम इस हवाले से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आप कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। गैलप पाकिस्तान की सी जानिब से जी सर्वे जारी किया गया है जिसके मुताबिक 31% जो पाकिस्तानी है सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगियों पर, और परेशानी का इजहार किया है, जबकि 38% ने कहा है कि उन पर सोशल मीडिया कोई असर नहीं करता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ज़िंदगियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 38% लोग क्यों कह रहे हैं? मतलब मुझे तो लगता है मेजॉरिटी अवाम की ये सर्वे है। सर्वे के मुताबिक जी सोशल मीडिया की ज़िंदगियों में जो बढ़ने वाला अमल दखल है इससे परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई तादाद से कम है, और आलमी सतह पर 50% ने जी सोशल मीडिया को ज़िंदगी में हावी होने के हवाले से जो मशरिक़ वस्ता है उसमें 57% है। तो ये परेशानी क्यों है, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या ये सर्वे जो कह रहा है और जो 39% पाकिस्तानी कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं? फरिया नाज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ हैं। फरिया अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। फरीहा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, जो सर्वे कह रहा है क्या वाकई ऐसा ही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ा जो 39% लोग कह रहे हैं? 38 तो कह रहे हैं कि है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन ऑब्वियसली हर एक बंदे का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो
ऑब्वियसली पड़ रहा है और उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली पीपल ये जो लोग कह रहे हैं ये कि हमारी ज़िंदगी पे इसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, और वो शायद या तो फिर इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के बारे में कोई ऐसी बात करें। लेकिन जनरली अगर ओवरऑल हम देखें तो सोशल मीडिया का जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें अब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट से कहाँ कहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। सो जो 39% लोग जो कह रहे हैं कि नहीं होता, उसमें उनकी डेफिनेटली उनका जो अपना वो एक जो पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया को शायद पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते अच्छा हैं। फिर ये अब एक पॉइंट है, चलें इस सर्वे को तो हम साइट पे रखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है इवन यंग, और मैंने एक स्पेसिफिक के लिए शरह रेशो देखी है बुज़ुर्गों की या बड़ी एज के अफराद की भी, जिनकी ज़िंदगी में वो असर डाल रहा है कहीं ना कहीं। इवन अगर हम लेटर एज में बात करें तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर या खबरों पे या शोज़ पे और कोई भी पॉडकास्ट कर रहा है उसको ज़्यादा देख के अपने पर हावी कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस बिल्ड हो रहे हैं। आप जबकि जेनजी की बात करें उनके और मसाइल शुरू हो गए हैं। सो इम्पैक्ट तो है ओवरऑल बिसाइड दिस सर्वे। ठीक है, ये सो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। अब उसमें यह है ना कि अगर हम उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सोशल मीडिया अब जैसे उसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है, उसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से जो है ना वो आप लोग आइसोलेट हो जाते हैं, बिकॉज आप एक कॉर्नर में चले जाते हैं ना, बिकॉज एंड देन एक जो एडिक्शन है इसकी, ये बेसिकली सोशल मीडिया आपको एडिक्शन भी कॉज कर देता है, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक आप यू कीप योर सेल्फ बिजी विद सोशल मीडिया। आपको कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती और आपकी वो पहले एक हैबिट डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एडिक्शन में चली जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें अब जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि वैलिड नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अपलोड कर देते हैं। आप वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और आप समझते हैं कि ये वैलिड है और आप उसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप अपना ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं, या फिर आपने जो भी डिसीजन लेना होता है आप उसकी बेस पे ले लेते हैं। इसी तरह से अगर देखें आप सोशल मीडिया पे तो एक स्लीप डिसरप्ट अब, और रात को आई थिंक हम सबकी आदत है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप हमने स्क्रॉल करना है, हमने सारी ऐप्स खोलनी है, हमने स्नैपचैट भी खोलना है, हमने इंस्टाग्राम भी खोलना है, हमने फेसबुक भी खोलना है, हमने सारे जो ऐप्स हैं उनको हमने ओपन करना है और हमने देखना है कि अच्छा कहाँ पे क्या चल रहा है। सुबह उठते भी यही करना है, मतलब मैं ये करती हूँ, आई एडमिट कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले सोशल मीडिया देखती हूँ। मैं कोई और काम है, मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा ज़ाया है उस चीज़ में कि मैंने अपडेट लेनी है। हालांकि रातों रात ऐसा कुछ नहीं हो जाना जिसके लिए मुझे क्यूरियोसिटी है, बट स्टिल आई डू इट, क्योंकि वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो गई है ना, वो आपको आदत हो गई है। सो वहाँ पे स्लीप डिस्टर्ब, एंड देन जो सबसे बड़ा उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब ये रिडक्शन जो है ना वो जो आप फेस टू फेस, जैसे मैं आपसे फेस टू फेस मिलके जो बातचीत में कर सकती हूँ उसमें मेरे मेरे वर्बल क्यूज, उसमें मेरे नॉन वर्बल क्यूज, उसमें मेरा आपके साथ इंटरेक्शन, मेरा फिजिकल इंटरेक्शन, अब उसकी जगह जो है ना अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर आप फेसबुक पे मैं आपको टेक्स्ट कर दूं तो वो उसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सो वो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है ना वो आपका बहुत लिमिटेड हो गया। इसमें रिलेशनशिप्स भी तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत टाइम पे जब आपको लग रहा होता है कि यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर पेरेंट्स, तो आपका ध्यान ही नहीं है, या तो पार्टनर का ध्यान नहीं है, पेरेंट्स का ध्यान नहीं। इवन आप पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं फ़ोन्स पे जब से डिजिटल आया है कि आप उनको भी सोच रहे होते हैं कि हम तो उनसे मिलने आए थे, ये तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, फिर वो हमें कह रहे होते हैं कि बेटा आप फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें विद टाइम एक्सेसिव यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है
कि अब मुझे लगता है कि हर एज गैप के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, जब आप रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम इन्वेस्टमेंट। जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है ना, टाइम सबसे कीमती चीज़ होती है। और जब आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक कपल है, अगर वो लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, अब आप चले तो गए हैं, वहाँ जाके इफ़ both I mean you know, they're busy with their mobile phones, they're just scrolling, and the worst part is if the wife is an influencer or a blogger, then the worst thing happen कि वो सिर्फ content बनाएगी। I have seen people, yeah, so उसमें obviously अब आपका relationship जो है ना वो affect होगा। अब अगर आप पेरेंट्स को देखें और बच्चों को देख लें, अब अगर एक पहले ये एक जो फैमिली टाइम है ना, वो एक होता था कि सब फैमिली के सब मेंबर्स मिलके बैठे, गपशप लगाएं, सारे दिन की चाय का दौर होता था, सारी चीजें, सारे दिन की बातचीत जो है ना, सारे दिन की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करें। अब उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं, जैसे आपने खुद कहा, और बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन पे बिजी हैं। पेरेंट्स बच्चों को कुछ नहीं कह सकते और बच्चे पेरेंट्स को कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है बिकॉज़ वो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं मना करेंगे तो वो डेफिनेटली वो उनकी तरफ इनडायरेक्ट वो वे में उनको ये बोलेंगे कि नहीं हम यूज़ करें, आप तो हमसे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो लास्ट ईयर्स है, इसमें आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा ये जो बड़े लोग हैं, जो अब मैं टीनेज के बाद की बुजुर्गों की बात करूं, अब वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, और वो मान भी लेते हैं। मतलब लिटरली मैं अपने अल्लाह करे अम्मी ना देख रही हूँ, बिला वजह ही ना कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आई है, मुझे फ़ोन करके बाकायदा शी यूज्ड टू टेल मी कि ये हो गया है अरमला। मैं कहती हूँ अम्मी नहीं हुआ, आपको वो XYZ चीज़ पे हो गया और ये है। मैंने कहा देयर इज़ नथिंग कि आप, क्योंकि उनको शायद उस तरह से अवेयरनेस, उनका एक्सपोजर एक फ़ोन की हद तक है, वो शायद उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये भी बड़ा मसला डाल रही है। मिस इन्फॉर्मेशन ही तो है, ये मैंने बताया ना कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट में से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी जो है ना वो न्यूज़ वो अपलोड कर देता है, कोई भी चीज़ आपको सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, और जब सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है तो आप उसको सच मान लेते हैं। यू डोंट गो फॉर लाइक कि आप डिग आउट करें कि वेदर इट्स ट्रू और लाइक इट्स रॉन्ग, ये इसकी कोई रूट है भी या नहीं है, लेकिन आप उसको सच मान नजर आ रही है तो हो रही है। तो इस बात का क्रक्स ये है कि आपने हर चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है उस पर भरोसा नहीं करना और इसका इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि चीज़ हमारी पर्सनालिटीज़ के अंदर शामिल हो रही है, हमारी लाइफ के अंदर हमारे रिलेशनशिप्स को थोड़ा डैमेज करिए। इसके प्लस पॉइंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता इसका, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com